Today we're going to start with the prose section of your literature part. And in that series, today we're going to take chapter number 1 from your textbook Flamingo, that is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Before moving on to the chapter, let's discuss something about the author. Alfonso Daudet, born in 1840 and died in 1897, was a French novelist and short story writer. ठीक है, अल्फोंसो डॉडेट जिनका जन्म 1840 में हुआ और 1897 में इनकी मृत्यु हुई, वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War, which happened during the year of 1870 and 1871, in which France was defeated by Persia, led by Bismarck. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है फ्रांस एंड प्रशियन वॉर के दौरान, जो कि 1870 से 1871 तक चली थी, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी प्रशिया के द्वारा, और प्रशिया का रूलर उस वक्त कौन था? बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय प्रशिया के अंदर ये कुछ देश आते थे, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ठीक है, अब जब प्रशिया ने फ्रांस को जीत लिया तो उसमें जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे कुछ दो, एल्सेश और लॉरेन, वो किन के हाथों में चली गई उनकी सत्ता? प्रशियन के हाथों में. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. अब चलिए ये स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका प्रभाव स्कूल एजुकेशन पे क्या पड़ा. नाउ आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू कीप अ पेंसिल विद यू. Follow the reading in your textbooks and underline all the difficult words that comes during our reading session. Before starting the reading, notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. यहाँ पर हमें कुछ expressions दी हुई हैं, इनका मीनिंग हमें पता लगाना है जिस तरीके से ये expressions स्टोरी में यूज़ हुई हैं. ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. जो नैरेटर हैं वो स्टोरी में एक स्कूल बॉय हैं जो सुबह काफ़ी लेट निकले हैं स्कूल के लिए, और उन्हें स्कूल जाकर पढ़ने वाली डांट के बारे में सोचकर डर लग रहा है, क्योंकि उनके जो टीचर हैं मिस्टर अहमल, उन्होंने क्लास को पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए थे पढ़ के आने के लिए. ठीक है, पार्टिसिपल्स दैट मीन्स ग्रामर, दैट मीन्स मिस्टर अहमल इज़ अ लैंग्वेज टीचर. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ समय के लिए नैरेटर के मन में एक ख्याल आता है कि वो स्कूल नहीं जाते और अपना पूरा समय बाहर ही बिताते हैं. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. ठीक है, वो कैसा बड़ा ही अच्छा दिन था. So warm, so bright. जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी टहनियों के किनारे पर बैठकर, और उस खुले मैदान में सॉमिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स जो थे जिन्होंने फ्रांस पर जीत हासिल की, वो पर्शियन सोल्जर्स अपनी ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. अब वो सब देखकर नैरेटर जो थे वो काफ़ी टेम्प्ट हो गए थे. वो उन्हें पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने से ज़्यादा आसान लग रहा था वहाँ पर बैठकर अपना दिन बिताना, पर उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपनी इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और वो स्कूल की तरफ तेज़ी से चल दिए. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping,
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो जब नैरेटर टाउन हॉल के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पर लगे बुलेटिन बोर्ड के आसपास उन्हें एक भीड़ दिखाई दी। पिछले 2 सालों से जो फ्रेंच लोग वहाँ पर रहने वाले थे टाउन को के में, उन्हें अपनी सारी बुरी खबरें वहीं से मिल रही थी। ठीक है, चाहे फिर वो लॉस्ट बैटल, जो जंग वो हारे उसकी खबर हो, जो कुछ भी ड्राफ्ट एंड ऑर्डर हो कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो सभी आदेश वहाँ से मिलते थे उन्हें। और उन्होंने फिर खुद मन में सोचा नैरेटर ने कि इस बार क्या मसला है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, the watcher who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." फिर जब वो वहाँ से तेज़ी से गुज़र रहे थे तो वहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ था, ठीक है, जो कि देख रहा था बुलेटिन बोर्ड को, जो कि वहाँ पर अपने अप्रेंटिस यानी कि शिष्य के साथ आया हुआ था, तो वो आवाज़ लगाता है नैरेटर को, तेज़ी से जाते हुए नैरेटर को, कि इतनी तेज़ी से मत जाओ बच्चे, तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने के लिए बहुत सारा समय है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. तो नैरेटर को लगा कि वो ब्लैकस्मिथ और वॉचर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और जब तक मिस्टर हैमिल के गार्डन में यानी कि स्कूल पहुंचते हैं नैरेटर, उनकी सांस उखड़ जाती है, मतलब वो पूरे हाँफते हुए पहुंचते हैं। यूजुअली when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. ठीक है, यानी कि आम तौर पर जब स्कूल की शुरुआत होती है तो वहाँ पर क्या होता रहता है, काफ़ी शोर शराबा होता है। ठीक है, ग्रेट बसल में शोर शराबा बिल्कुल, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी आवाज़ें सड़कों तक आती हैं। और कैसी आवाज़ें आती हैं, जैसे डेस्क के खुलने और बंद होने की, और जो क्लासेस में एक साथ, यूनिसॉन मीन्स जो एक साथ किया जा रहा है कोई एक्ट, ठीक है, जो लेसन रिपीट होते हैं क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट के द्वारा, तो उनकी आवाज़ें भी आती हैं, लेसन्स की जो पढ़ाया जा रहा होता है, काफ़ी लाउड, बहुत ही तेज़। वो इतना तेज़ होता है कि बच्चों को अपने कानों को हाथों से कवर करना पड़ता है ताकि वो ठीक से सुन सकें कि क्लास में बोला क्या जा रहा है। और इसके ऊपर जो टीचर होते हैं उनके हाथ में जो छड़ी होती है, फिर रूलर होता है, वो उसे टेबल पर बजाते रहते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर नहीं, आज ये बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब जो काउंटेड ऑन मीन्स टू डिपेंड ऑन समथिंग, पूरा सोचा हुआ था कि नैरेटर ने कि इसी शोर शराबे के बीच में वो चुपके से अपनी डेस्क तक पहुंच जाएंगे और कोई भी उन्हें नहीं दिखेगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर हाँ, उस दिन तो सब कुछ इतना शांत होना था मानो संडे की सुबह हो। यानी कि नैरेटर ने सोचा था कि जब वो स्कूल पहुंचेंगे तो वहाँ पर पूरा शोर शराबा हो रहा होगा, सब कुछ इधर उधर हो रहा होगा, ठीक है, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे, और क्योंकि वो लेट है तो वो चुपके से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाएंगे बिना किसी की नज़रों में आए। पर उस दिन सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler and under his arm. ठीक है, अब क्लास की विंडो से नैरेटर देखते हैं कि उनके जितने भी क्लासमेट्स हैं सारे के सारे अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ गए हैं, और जो उनके टीचर हैं मिस्टर हैमिल, वो वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन, यानी कि रूम का चक्कर लगा रहे हैं अपने हाथ में अपनी लोहे की छड़ी लिए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। ठीक है, अब नैरेटर को दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना ही था। You can imagine how I blushed
and how frightened I was. अब आप सोच सकते हैं, क्लास में सबसे लेट आए, वो भी ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास में। अब कितनी बुरी हालत हो रही होगी नैरेटर की। ब्लश्ड मीन्स शर्म के मारे उनकी जो गाल हैं वो ब्लश कर रहे हैं, और वो काफ़ी फ्राइटेंड मीन्स डरे हुए हैं। बट नथिंग हैपेंड, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। पर ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर हैमल नैरेटर को देखते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि जाओ अपनी जगह पर, जल्दी से जाके बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। तो नैरेटर का नाम क्या है? फ्रेंड्स। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो नैरेटर जब अपनी बेंच पर जाकर कूद के बैठ जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, और जैसे ही वो अपने डर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो टीचर हैं वो आज अपने सुंदर से ग्रीन कोट को पहन कर आए हुए हैं, जिस पर उन्होंने अपनी फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई है, और उन्होंने छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप लगाई हुई है जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कपड़े वो कभी नहीं पहनते जब तक कि स्कूल में किसी तरीके का कोई इंस्पेक्शन हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉल्म। ठीक है, इसके अलावा उस दिन पूरा स्कूल काफ़ी अनोखा और कैसा गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. पर उस दिन नैरेटर को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये था कि जो बैक बेंचेस होती हैं, पीछे की सीट्स होती हैं जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर आज गांव के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कि क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ठीक है, तो क्या होता है, जो ओल्ड हाउसर एक बूढ़े व्यक्ति हैं, वो उन्होंने कैसी हैट पहनी हुई है? 3 कॉर्नर वाली, जिसके 3 कोने हैं। उनके साथ कौन है? भूतपूर्व मेयर, जो सिटी के भूतपूर्व मेयर थे, और जो भूतपूर्व कौन थे? पोस्ट मास्टर थे। उनके साथ कुछ अन्य लोग वहाँ बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी कैसे नज़र आ रहे हैं? दुखी। और जो हाउसर हैं वो अपने साथ एक पुरानी प्राइमर बेटा एक बुक होती है जिनमें कई लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशंस होती हैं। ठीक है, वो क्या है, उन्होंने कोनों से पकड़ी हुई है और उन्होंने अपने घुटनों पे रखकर वो किताब खोली हुई है, वो प्राइमर खोली हुई है, और पन्नों पर उनके क्या रखे हुए हैं? हाउसर के चश्मे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." तो जब ये सभी सोच रहे थे नैरेटर, तभी मिस्टर हैमल अपनी चेयर से उठते हैं और अपनी उसी ग्रेव यानी कि थोड़ी सी मध्यम आवाज़ में और सहज आवाज़ में, टोन में बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आज ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेश एंड लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और आपके जर्मन के जो न्यू टीचर हैं वो कल यहाँ आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कि आज ये आपका आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है और मैं चाहता हूँ आप सभी पूरा ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me। तो जब ये सुनता है फ्रैंक कि अब मिस्टर हैमिल उनको नहीं पढ़ाएंगे, तो ये सुन के उन्हें काफ़ी शौक लगता है। ओह द wretches, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो बोलते हैं बेचारे। अच्छा, तो यही चीज़, यही नोटिस उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था जिसे लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird eggs or going sliding on the Saar। ठीक है, तो फ्रैंक के मन में ख्याल आता है ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। क्यों? मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता, मुझे अब और नहीं सीखना चाहिए, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फिर फ्रैंक को दुख होता है अपने लेसन्स को समय रहते ठीक से ना पढ़ पाने का, और अपने लेसन्स पढ़ने की वजह क्या करना, चिड़ियों के अंडों के पीछे जाना, ठीक है, या फिर झूलों पर फिसलना। My books that had seemed such a nuisance while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints were old friend now that I couldn't give up। ठीक है, उनकी फ्रैंक की किताबें जो उन्हें फ्रैंक को कुछ समय तक काफ़ी भारी दिखाई देती थी, परेशानी दिखाई देती थी, और वो इतनी भारी लगती थी कि वो उनसे उठाई भी नहीं जाती थी। और फ्रैंक की ग्रामर और हिस्ट्री अब क्या बन चुके हैं, पुराने दोस्त बन चुके हैं जिन्हें अब फ्रैंक छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमिल टू, और उनके टीचर भी। वो होता है ना, जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, पर उसकी वैल्यू का रियलाइजेशन हमें तभी होता है जब वो चीज़ हमसे दूर जा रही होती है। तो जो मिस्टर हैमिल और किताबें पहले भारी दिखती थी फ्रैंक को, अब वो ये सोच में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज़ हैपनिंग। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। ठीक है, तो ये सोच के रही कि मिस्टर हैमिल अब जा रहे हैं और मैं अब उन्हें कभी नहीं देखूंगा। ये सुनते ही, ये सोच कर ही फ्रैंक के मन से वो छड़ी, मिस्टर हैमिल की छड़ी और उनके द्वारा की गई पिटाई और वो कितने अड़ियल रवैये के थे, ये सब भूल जाता है फ्रैंक। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back room। ठीक है, बोलता है कि बेचारा आदमी अपने आखिरी लेसन के सम्मान में आज अपने वो छुट्टी वाले दिन पहनता है कपड़े अच्छे अच्छे, वो पहन कर आया हुआ है। और अब मैं समझ पाया हूँ कि क्यों गांव के बूढ़े व्यक्ति भी बैक रूम में, ठीक है, मतलब रूम के पीछे वाली सीट्स पर बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भी पछतावे में है, वह बूढ़े लोग भी पछतावे में हैं कि वह ज़्यादा स्कूल नहीं गए, मतलब उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। ये उनका तरीका था उनके टीचर मिस्टर हैमिल को उनके 40 साल के विश्वासपूर्ण जो सेवा उन्होंने दी है टीचिंग में, उसके लिए शुक्रिया बोलने का। और
ये उनका तरीका था सम्मान दिखाने के लिए एक ऐसे देश के लिए जो उनका नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि वो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, पर उनका देश अब उनका खुद का नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो चुका था, जर्मन लैंग्वेज। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. जब फ्रैंक ये सब अपने मन में सोच रहा था, तभी फ्रैंक का नाम पुकारा जाता है। अब क्योंकि फ्रैंक का वक्त आ गया है वही पार्टिसिपल्स के रूल्स बताने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. उस मोमेंट में फ्रैंक बिना एक गलती किए बिल्कुल साफ और स्पष्ट और ऊंची आवाज़ में सारे के सारे पार्टिसिपल्स के रूल्स बता देना चाहता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। पर वो शुरुआती वर्ड में ही फंस कर रह गया। फ्रैंक वो कुछ नहीं बोल पाया और वहीं चुपचाप खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कैसे कि डेस्क पकड़ी हुई है दोनों हाथों से, दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नज़रें उठाकर ऊपर देख सके। आई हर्ड एम हैमल टू से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। ठीक है, मिस्टर हैमल की आवाज़ आती है, वो कहते हैं फ्रांस को कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, पर तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। देखो कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कि देखो बात ऐसी है कि हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्सेश। ठीक है, क्या कहते हैं कि अब देखो वो जो काम है वो कल पर टाल के हमें क्या मिला। यही तो दिक्कत है एल्सेश के साथ कि जो एल्सेश शहर के लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को हमेशा कल पर टालते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब वो बाहर के लोगों के पास, जो बाहर के लोग यानी कि जो प्रशियन लोग हैं, प्रशियन सोल्जर हैं, उनके पास तुम्हें ये कहने का पूरा अधिकार है कि तुम फ्रेंच मैन होने का यानी कि फ्रांस के नागरिक होने का दिखावा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम ना ही तो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, we've all a great deal to reapproach ourselves with। पर तुम ही सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस। हम सभी को कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम सब के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें खुद ही डील करना है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो माता पिता थे वो भी तुम्हें पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। ठीक है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के बजाय किसी के खेत में काम करवाना चाहते थे, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा मनी, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझ पर भी इसका दोष आएगा। Have I not often sent you to water my flowers? क्या मैं भी तुम्हें अपने बागीचे में फूलों को पानी देने नहीं भेजता रहता था? Instead of learning your lessons, जब तुम्हें अपने lessons पढ़ने होने चाहिए थे, मैं तुम्हें कहाँ भेजता था? जाओ पानी दे दो। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मुझे फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने जाना था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was most beautiful language in the world। फिर मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद एक चीज़ें बताते चले गए
और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल होता है कि सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल मतलब समझने वाले। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि इसे हमें अपने अंदर हमेशा संभाल के रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. बताते हैं कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, जब तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बना कर रखते हैं, अपने भाषा को अपने अंदर तक समाये के रखते हैं, उनके पास उनके पिंजरे की चाबी होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट कीप दिस चैप्टर टू दिस पॉइंट ओनली and we'll continue in the chapter in the next video. Thank you so much. Then he opened a grammar and read us our lesson. तो फिर मिस्टर हैमल क्या करते हैं, ग्रामर की बुक खोलते हैं और एक लेसन हमको सुनाते हैं। I was amazed to see how well I understood it. अब फ्रांस को काफ़ी आश्चर्य होता है कि उस पर्टिकुलर दिन कितनी आसानी से और कितने अच्छे से उनको सब कुछ समझ में आया जो मिस्टर हैमल ने बताया। All he said seemed so easy I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. उस दिन फ्रांस को इतना अच्छा कैसे समझ में आया मिस्टर हैमल को बताया, क्या खास था उस दिन खास ये था कि सभी के सभी इंक्लूडिंग फ्रांस जो कुछ भी मिस्टर हैमल बता रहे थे क्लास में उनको काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है, और फ्रांस को क्योंकि ध्यान से सुनने के कारण फ्रांस को ऐसा लगा कि मिस्टर हैमल ने आज तक इतना अच्छा कभी नहीं समझाया। बट इन रियलिटी मिस्टर हैमल डेली ही इतने पेशेंस के साथ ही एक्सप्लेन करते थे। डिफरेंस वाज स्टूडेंट्स नेवर पेड दैट काइंड ऑफ अटेंशन बिफोर। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी यानी कि मिस्टर हैमल एक ही दिन में जाने से पहले मतलब अपने स्कूल छोड़ के जाने से पहले जो कुछ भी आता था सब कुछ हमें बताना चाहता था। ठीक है, वो एक वन स्ट्रोक यानी कि एक ट्राई में ही सब कुछ हमारे दिमागों में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा लेसन शुरू हुआ राइटिंग में। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैड फ्रांस एल्सेश। ठीक है, उस दिन मिस्टर हैमल स्टूडेंट्स के लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे लिखने के लिए जिन पे राउंड मतलब कर्सिव राइटिंग में बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेश, फ्रांस कंट्री नेम, एल्सेश इज डिस्ट्रिक्ट नेम। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. अच्छा, वो कॉपीज़ कहाँ पर फिक्स की हुई थी मिस्टर हैमल ने? जो बच्चों की डेस्क थी उस पर एक छोटी सी रॉड थी, वहाँ पे उन्होंने एक फ्लैग की तरह लगाई हुई थी और वो सारे के सारी कॉपीज़ पूरे रूम में झंडे की तरह, फ्लैग्स की तरह फहरा रही थी। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ठीक है, आप देख सकते थे कि किस तरीके से सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे और वहाँ कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over paper. अब वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो भी कैसी थी? जो पेन जब पेपर पे चल रहा था तो उसके स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. ठीक है, तो सभी के सभी बिल्कुल क्वाइट थे, कोई भी अपना ध्यान नहीं भटका रहा था राइटिंग से। एक बार क्या हुआ, कुछ बीटल्स उड़ाए क्लासरूम के अंदर, बट किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।
बिल्कुल जरा सा भी नहीं, छोटे बच्चों तक ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो अपने ट्रेसिंग के काम में लगे हुए थे, ठीक है, जो अपने आर्ट के काम में लगे हुए थे, फिश ड्रॉ करने के। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बीटल्स भी क्या है, फ्रेंच थे। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. अब छत पर जो कबूतर होते थे वो कू कू की साउंड निकाल रहे थे, और फ्रांस ने अपने मन में सोचा, क्या ये जो प्रशियन, ये जो ऑर्डर है, जो ये रूलर्स हैं हमारे न्यू रूलर्स, क्या ये इन कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे, इन्हें भी जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी फ्रांस लिखते लिखते अपना सिर उठाकर मिस्टर हैमिल को देखता, तो वो देखता कि मिस्टर हैमिल अपनी सिटिंग चेयर पर मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर होकर बैठे हुए हैं, और वो एक के बाद मतलब व्यूज़, अपनी नज़र चारों तरफ मतलब मूव कर रहे हैं, मानो कि वो जाने से पहले पूरी पिक्चर, क्लासरूम की एक पूरी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. 40 साल से वो इंसान वहीं था, उसी स्थान पर था, मतलब उसी स्कूल रूम के पास था, और उसकी दुनिया वहीं थी, बाहर उसका गार्डन और अंदर उसकी क्लास। Only the desks and benches had been worn smooth. इन 40 सालों में केवल जो डेस्क और बेंचेस थी क्लासरूम की, वो ही घसकर स्मूथ हो गई। The walnut trees in the gardens were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. ठीक है, तो क्या होता है, जो वॉलनट ट्रीज लगे हुए हैं गार्डन में, वो लंबे हो गए हैं, और जो हॉप वाइन का पौधा मिस्टर हैमिल ने खुद लगाया था, वो खिड़कियों से होता हुआ छत की ओर चढ़ गया। हॉप वाइन बेटा एक क्रीपर प्लांट है जो वॉल्स एंड विंडोज़ पर चढ़ जाता है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब कितना दिल छोटा हो रहा होगा इस इंसान का कि अब ये सब कुछ इसे छोड़कर जाना है, और इसकी बहन उसके क्वार्टर पर आ चुकी है, जो कि पैकिंग करवा रही है, क्योंकि अगले दिन इन्हें ये देश छोड़कर जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. But उनके अंदर, मिस्टर हैमिल के अंदर इतना साहस था कि उन्होंने एक एक लेसन को आखिर तक सुना सभी बच्चों से। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo boo. ठीक है, तो राइटिंग लेसन के बाद उनका हिस्ट्री लेसन होता है, और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी पोएम वगैरह बाबी बीबू साउंड करने लगते हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. ठीक है, अब बैक रूम में जो बूढ़े हाउजर बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं, जो हाथ में प्राइमर, वो ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट लेकर बैठे हैं लैंग्वेज की, वो बैठे हुए हैं और कुछ लेटर स्पेल करते हैं एक पेपर पे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. उनकी आवाज़ जब वो बोल रहे थे हाउज़र, तो काफ़ी कंपन थी उनकी आवाज़ में, ठीक है, इमोशन से इतने भावुक थे, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, और वो इतना फ़नी साउंड आ रहा था कि सारे बच्चे उस दिन हंसना चाहते थे, रोना भी चाहते थे, ठीक है। और फिर हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन,
कि कितने अच्छे से मुझे अपना लास्ट लेसन याद रहता है. All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. M. Hamill, stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. ठीक है. फिर एक साथ ही कुछ घटनाएं होती हैं. चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 ओ क्लॉक हो जाता है, मतलब वो उसमें बेल रिंग की साउंड आनी शुरू हो जाती है. एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स की आवाज़ आ जाती है पर्शियन सोल्जर की, जबकि उनकी ड्रिल ख़त्म हो चुकी है और वो वापस आ रहे हैं. ठीक है, ये आवाज़ विंडो से आ रही है. मिस्टर एमल तभी ये सुनते ही खड़े हो जाते हैं और काफ़ी मतलब पीले पड़ गए हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें फाइनल गुड बाय बोलना है. और जब वो खड़े होते हैं मिस्टर हैमल, तो फ्रांस को लगता है, महसूस होता है, रियलाइज़ होता है कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया, पर मिस्टर हैमल काफ़ी टॉल यानी कि लंबे थे. माई फ्रेंड्स सेड ही बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. अब वो मिस्टर हैमल फाइनली कुछ बोलना शुरू करते हैं. वो स्टार्टिंग करते हैं माई फ्रेंड्स, अब फिर वो के बाद कुछ बोल नहीं पाते, वो चोक्ड हो जाते हैं, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पाती है, तो वो वहीं रुक जाते हैं. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेरिंग विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, विवे ला फ्रांस. ठीक है, तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं, एक चौक का पीस उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा वो बोर्ड पर लिख देते हैं, विवे ला फ्रांस, मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. और फिर वो अपना सिर झुकाते हैं वॉल की तरफ और बिना कुछ शब्द कहे फिर आखिरी अपने हाथों से वो जेस्चर करते हैं, जिसका मतलब होता है स्कूल ख़त्म हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं. So students, this was your chapter, the last lesson. This story showed post-war effects of Franco-Prussian War, how German restricted the rights of French people of learning their native language after defeating France and taking the rule of two French districts, Alsace and Lorraine, under their command. Frank, who never took the interest in his French lessons, realized how stupid he was for not paying attention on his lessons. The story also presents the basic human nature of respecting things more when they see they're no longer there. It also taught us that never to leave our native language at any cost, as it is the key to our freedom in terms of expression and communication, and it keeps a check on our patriotism.